हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो पिछले सेशन हम लोगों ने बनाया था किसमें, लोकोमोशन एंड मूवमेंट पर। तो उसके सारी बोन्स आपको ध्यान रखिएगा कि जितनी भी एनसीईआरटी में बोन्स के बारे में लिखा हुआ है, कहाँ पर कौन सा जॉइंट है, कहाँ पर कौन सी बोन प्रेजेंट है, कौन कितनी है, कितने मतलब कि नंबर और सब याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बोन्स पर क्वेश्चंस एक आता ही आता है, चाहे जॉइंट पर आ जाए या फिर चाहे उस पर आ जाए, मतलब कि कहाँ पर कौन सा बना हुआ है। तो एक क्वेश्चन इसमें फंसता ही फंसता है, तो कंफर्म रहता है, ठीक है। तो आज हम सेशन करेंगे, आज का सेशन रहेगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर। आपने पिछला सेशन देखा ही होगा। आई होप कि आपको वो वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो आज भी हम वही 30 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। तो तैयार हो जाइए और लेट्स स्टार्ट द सेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन 13 है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। हेलो एवरीवन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स नर्व सेल इज प्रेजेंट बट ब्रेन इज एब्सेंट? किसमें नर्व सेल प्रेजेंट होती है लेकिन ब्रेन एब्सेंट होता है? स्पॉन्ज, हाइड्रा, कॉकरोच, फ्रॉग। किसमें नर्व सेल प्रेजेंट होती है लेकिन ब्रेन एब्सेंट होता है? बताइए बताइए, सोचिए। हाइड्रा में, हाइड्रा में, हाइड्रा किसके उसमें कैटेगरी में आता है? सिलेंड्रेटा में। इसमें नर्व सेल नहीं होती है, नर्व सेल प्रेजेंट होती है लेकिन ब्रेन एब्सेंट होता है, ठीक है। लेकिन स्पॉन्ज, एक बात और बताऊँ, स्पॉन्जेस में नर्वस सिस्टम ही पूरी तरह गायब रहता है। उसमें एब्सेंस ऑफ नर्वस सिस्टम का भी होता है, नर्व सेल का भी होता है और ब्रेन का भी होता है। सब की मतलब कुछ होता ही नहीं स्पॉन्ज में। हाइड्रा में नर्व सेल प्रेजेंट होती है लेकिन ब्रेन एब्सेंट होता है। कॉकरोच में दोनों प्रेजेंट होते हैं और फ्रॉग में भी दोनों प्रेजेंट होते हैं। कॉकरोच तो इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोडा में आता है, और फ्रॉग एम्फीबियन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफरेंट नर्व फाइबर्स कैरी इम्पल्स। जो एफरेंट नर्व फाइबर्स हैं वो इम्पल्स कैरी करते हैं कहाँ से कहाँ तक? इफेक्टर ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिसेप्टर तक, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल तक। बताइए, एफरेंट नर्व फाइबर इम्पल्स कैरी करते हैं कहाँ से कहाँ तक? एफरेंट नर्व फाइबर इम्पल्स कैरी करते हैं रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। कहाँ से? रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जो एफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं वो सेंसरी नर्व फाइबर होती हैं। कैसी होती हैं? सेंसरी नर्व फाइबर होती हैं जो सिग्नल कैरी करती हैं रिसेप्टर से ब्रेन तक। मैं फिर से बताता हूँ, एफरेंट नर्व फाइबर होती हैं वो सेंसरी नर्व फाइबर होती हैं जो सिग्नल कैरी करती हैं कहाँ से? रिसेप्टर से ब्रेन तक, या फिर स्पाइनल कॉर्ड, जिसे स्पाइनल कॉर्ड को क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और जो इफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं वो मोटर नर्व फाइबर होती हैं। एफरेंट कैसी होती हैं? सेंसरी। और इफरेंट कैसी होती है? मोटर। इफरेंट नर्व फाइबर्स जो होती हैं वो कैरी करती हैं ऑर्डर और रिस्पॉन्स, मतलब कि वो कैरी करती हैं सिग्नल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स, मतलब जैसे मसल्स और ग्लैंड्स में। कहाँ से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स और ग्लैंड्स में। और ये करती हैं ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लाइट रेज एंटरिंग द आई। लाइट रेज जो आई में एंटर करती हैं कंट्रोल की जाती हैं किसके द्वारा? प्यूपिल, इरिस, कॉर्निया, लेंस। किसके द्वारा लाइट रे कंट्रोल की जाती हैं? लाइट रे आर कंट्रोल्ड बाई प्यूपिल। प्यूपिल के द्वारा लाइट रे कंट्रोल की जाती हैं, ठीक है। हमारे आई में जो लाइट रेस कंट्रोल की जाती है किसके द्वारा? प्यूपिल के द्वारा। प्यूपिल की ओपनिंग कंट्रोल करती है अमाउंट ऑफ लाइट, कितनी एंटर होनी है। प्यूपिल की जो ओपनिंग होती है वो अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल करती है कितनी एंटर होनी है। जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो प्यूपिल का साइज घट जाता है। जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो प्यूपिल का साइज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जब लाइट की इंटेंसिटी लो होती है
तब प्यूपिल क्या होता है, डायलेट्स हो जाता है, प्यूपिल फैल जाता है, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली देख पाते हैं। आप जब कभी भी देखिएगा, जब लाइट काफ़ी ज़्यादा आ रही होती है तो आप आँखों आपकी आइज़ जो होती हैं वो काफ़ी छोटी होने लगती हैं। उसमें प्यूपिल क्या होता है कि प्यूपिल का साइज़ होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है, और जैसे ही लाइट मतलब जब लाइट कम होती है तब आप काफ़ी ज़्यादा आँखें खोल देखते हैं, फाड़ फाड़ के आँखें देखते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल अपने मतलब कि डायलेट कर इंक्रीज़ होने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आंखों में पड़े और हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकें, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्यूपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंड्यूसेस, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, न्यूरल सिस्टम होता है, वो क्या इंड्यूस करता है, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, हार्ट बीट, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, ऑल ऑफ दीज। आपको एक बात और बताता हूँ, कभी भी क्वेश्चंस में अगर ऑल ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज, बोथ ए एंड बी, ये चीज़ें देखिएगा तो ये मत सोचिए कि जरूरी नहीं है कि हमेशा यही आंसर सही होगा, कि हमेशा मतलब कि बोथ ऑफ दीज मतलब बोथ ए एंड बी सही ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मान लिया आपको तुक्का भी मारना है तो थोड़ा सोच समझ के मारिएगा, एलिमिनेशन ज़रूरी करिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट आंसर आता है तो ठीक है, डायरेक्ट आंसर आप कर सकते हैं, और लेकिन अगर आपको मान लीजिए ऑप्शन नहीं है तो आपको लगता है कि 2-3 में है तो आप एलिमिनेट ज़रूर करिएगा ऑप्शंस को। उससे क्या होगा, 50-50% की चांसेस हो जाती हैं कौन सा सही होता है, तो उसमें सही होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं, एक्सेप्शन ऑफ 4, ठीक है। अगर आप मान लीजिए चारों में से कोई एक तुक्का मारेंगे तो जल्दी सही नहीं होगा, लेकिन अगर आप किसी 2 में से तुक्का मारेंगे तो जल्दी सही होगा, ठीक है। और एक बताओ, ध्यान रखिएगा, कभी भी ऑल ऑफ दीज, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज, ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट मत सोचिए कि यही सही होगा ऑप्शन। थोड़ा ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर सॉल्यूशन का आंसर निकालिएगा। और चलिए आए तो बैक टू द क्वेश्चंस। तो हेयर वी हैव टू आस्क दैट सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम इंड्यूसेस, क्या इंड्यूस करता है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम? सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम इंड्यूस करता है हार्ट बीट को। किसको करता है? हार्ट बीट को। जो एक्सेलरेशन ऑफ हार्ट बीट होती है और इनिबिशन ऑफ सिक्रीशन होता है डाइजेस्टिव जूस का और सलाइवा का, वो फंक्शन होते हैं सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम के। मैं फिर से बताता हूँ, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम के फंक्शन बताता हूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ हार्ट बीट, इनिबिशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस एंड सलाइवा, मतलब कि जो सिक्रीशन और डाइजेस्टिव जूसेस एंड सलाइवा है उनको इनहिबिट करता है और हार्ट बीट को एक्सेलरेट करता है। कौन? सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का है, ध्यान रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं, सब एनसीईआरटी के ही अंदर आते हैं। आपको 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एनसीईआरटी से आएंगे, 10% मान चलिए 95 तक आते हैं एनसीईआरटी, समझ लीजिए। 5 से 10% क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आते हैं। तो बायो के एनसीईआरटी तो ध्यान से ही पढ़ के जाइएगा, मेरी बात नहीं मानिएगा। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतने बढ़िया आपके नंबर आएंगे। और सिलेक्शन तो भाई प्रैक्टिस मांगती है, बिना प्रैक्टिस के आप सिलेक्शन नहीं पा सकते। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है, व्हेन अ न्यूरॉन इज़ इन रेस्टिंग स्टेट, जब न्यूरॉन क्या हो? रेस्टिंग स्टेट में हो, दैट इज़ नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, और कोई इम्पल्स ना कंडक्ट कर रहा हो, तब एक्सोनल मेम्ब्रेन इज, एक्सोनल मेम्ब्रेन क्या होगी? कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू सोडियम आयन एंड नियरली इम्परमिएबल टू पोटेशियम आयन, इक्वल परमिएबल टू बोथ आयन, इम्परमिएबल टू बोथ आयन, कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन एंड इम्परमिएबल टू सोडियम आयन। बताइए, जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में होगा, कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा होगा, तब एक्सोनल मेम्ब्रेन कैसी होगी? तब एक्सोनल मेम्ब्रेन कैसे होगी? ऐसी कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन। पोटेशियम आयन के लिए लगभग पूरी तरह परमिएबल होगा, लेकिन सोडियम आयन के लिए इम्परमिएबल होगा। जब क्या होगा? जब रेस्टिंग स्टेट में न्यूरॉन कंडक्ट कर रहा होगा इम्पल्स, तब एक्सोनल मेम्ब्रेन क्या होंगी? नियरली, मतलब कि पूरी तरह परमिएबल होंगी पोटेशियम आयन के लिए और नियरली इम्परमिएबल होंगी सोडियम आयन के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द पर्पलिश रेड पिगमेंट रोडोप्सिन
जो पर्पलिश रेड पिगमेंट रोडोप्सिन होता है वो कंटेन किया होता है इन द रॉड्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स ऑफ द ह्यूमन आई इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव होता है? रॉड सेल। बताइए, फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। द पर्पलिश रेड पिगमेंट रोडोप्सिन कंटेन्ड इन द रॉड ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स ऑफ द ह्यूमन आई इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव होता है? B1CDA। बताइए, इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन विटामिन ए। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि रोडोप्सिन रॉड आई में होता है, रॉड सेल्स में होता है, जो ठीक है रॉड सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये विटामिन ए की कमी से होता है। मतलब विटामिन ए जब अगर अच्छा होगा तो आपको रोडोप्सिन प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलते ना क्वेश्चन की तरफ। यूस्टेशियन कैनाल कनेक्ट, यूस्टेशियन कैनाल कनेक्ट करता है किसको किसको? बताइए, मिडिल एयर को एक्सटर्नल एयर से, मिडिल एयर को इंटरनल एयर से, एक्सटर्नल एयर को इंटरनल ईयर से, कि मिडिल एयर को विद फेरिंग्स से? बताइए, यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्ट करता है किसको? बताइए, चलिए मैं बताता हूँ। यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्ट करता है मिडिल एयर को फेरिंग्स से। हमारी यूस्टेशियन ट्यूब होती है जो कैनाल होती है कान की, वो कहाँ किसको कनेक्ट करती है? मिडिल एयर को फेरिंग्स से कनेक्ट करती है। यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्ट्स द नेसोफेरिंग्स विद द मिडिल एयर, नेसोफेरिंग्स को मिडिल एयर कैविटी से कनेक्ट करती है, और ये फंक्शन करती है इक्वलाइज द प्रेशर को इक्वल करने में हेल्प करती है इन द मिडिल एयर विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कि जो मिडिल एयर में जो प्रेशर होता है उसको एटमॉस्फेयर प्रेशर से इक्वल करने में हेल्प करती है। कौन? यूस्टेशियन ट्यूब। ठीक है। इट ऑल्सो क्लियर द म्यूकस फ्रॉम द मिडिल एयर, ये म्यूकस को भी क्लियर करती है जो मिडिल एयर में होता है इन द नेसोफेरिंग्स बाय एरेटिंग द मिडिल एयर सिस्टम। ये इसको भी क्लियर करती है कि जो म्यूकस होता है मिडिल ईयर में इन द नेसोफेरिंग्स बाय एरेटिंग द मिडिल एयर सिस्टम, ठीक है, उसको भी क्या करती है? ये क्लियर करती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश न्यूरॉन हैज़ वन एक्सॉन और वन डेंड्राइट। किसमें वन एक्सॉन और वन डेंड्राइट होता है और कहाँ पाया जाता है? बताइए। यूनिपोलर रेटिना, बाइपोलर एम्ब्रियोनिक स्टेज, की बाइपोलर रेटिना और मल्टीपोलर सेरेब्रल कॉर्टेक्स? बताइए, किसमें वन एक्सॉन और वन डेंड्राइट होता है और कहाँ पाया जाता है? सोचिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाइपोलर में एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होता है, और कहाँ पाया जाता है? रेटिना में, बाइपोलर न्यूरॉन्स में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा गलत है स्टेटमेंट? इन हाइड्रा न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। गलत है जी, ऐसा नहीं होता है। हाइड्रा में जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स का नहीं बना होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, गलत है ये वाला। दूसरा दिया है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, सॉरी, इसमें ब्रेन नहीं होता है। ये करेक्ट है, उसमें ब्रेन नहीं होता, बाकी न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है। इंसेक्ट में ब्रेन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। करेक्ट, बिल्कुल सही है। कॉकरोचेस में नंबर ऑफ गैंग्लिया भी होते हैं और ब्रेन भी होता है, पूरी तरह सही है। तीसरा दिया हुआ है, यूनिपोलर न्यूरॉन हैज़ अ सेल बॉडी। यूनिपोलर न्यूरॉन में सेल बॉडी होती है? बिल्कुल होती है भाई साहब। अगर यूनिपोलर न्यूरॉन में अगर सेल बॉडी ही नहीं होगी तो न्यूरॉन होगा ही नहीं। ठीक है। विद वन एक्सॉन, जी हाँ, क्योंकि वन एक्सॉन और वन डेंड्राइट तो बाइपोलर में होती है, और वन एक्सॉन बस होता है यूनिपोलर में, और कहाँ पाया जाता है? एम्ब्रियोनिक स्टेट में। ये भी सही है। अब तो समझ ही गए होंगे आप करेक्ट रॉन्ग कौन सा होगा। रॉन्ग ये वाला होगा। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या होगा? ये वाला। एक्सॉन ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। जी नहीं, टुवर्ड्स द सेल बॉडी नहीं करता है, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी करता है एक्सॉन। अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू नर्व टर्मिनल या फिर एक्सॉन टर्मिनल। कहाँ करता है? अवे फ्रॉम द सेल बॉडी करता है। कहाँ से कहाँ तक? नर्व टर्मिनल से, सेल बॉडी से नर्व टर्मिनल तक करता है, या फिर एक्सॉन टर्मिनल तक करता है। कौन? एक्सॉन्स। ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू द सोडियम पोटेशियम पंप
What changes will be observed when one molecule of ATP is used during this period process? सोडियम पोटेशियम पंप में जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज़ करेंगे तब क्या होगा? सोचिए सोचिए महाराज सोचिए। देखिए मैं बताता हूँ, जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज़ करेंगे तो सोडियम और पोटेशियम पंप जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं कंट्रीब्यूटर टू द एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय द नर्व सेल्स। कुछ समझ में नहीं आया ना? मैं समझाता हूँ। जो सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एक प्रकार का कंट्रीब्यूटर होता है, एक्शन पोटेंशियल को प्रोड्यूस करता है नर्व सेल से। मतलब कि जो एक्शन पोटेंशियल होता है, जो हमारे मतलब कि जो एक सिग्नल होता है एक्शन पोटेंशियल जो हमारे नर्व फाइबर से प्रोड्यूस होता है नर्व सेल से, वो उसको कंट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूट का काम करता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, कंट्रीब्यूट करता है एक तरफ से। तो क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है। कौन? सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये हमें बताना है कि कौन कितने आयन होंगे, पोटेशियम कितने होंगे, सोडियम कितने होंगे, और क्या करेगा, इन करेगा कि आउट करेगा कि थ्रो करेगा कि क्या करेगा? बताइए। देखिए मैं बताता हूँ, 3 आयन ऑफ सोडियम पंप आउट होंगे और 2 पोटेशियम आयन इन होंगे, ऐसा होगा। या फिर 3 सोडियम आयन आर टेकन इन, 3 इन होंगे और 2 बाहर होंगे, 2 बाहर होंगे, 3 अंदर होंगे, और 3 अंदर होंगे और 3 बाहर होंगे। कौन सा सही होगा? फर्स्ट इज करेक्ट। 3 पोटेशियम आयन पंप आउट, 3 क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं, और 2 पोटेशियम आयन क्या होते हैं? अंदर हो जाते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप में जब ATP यूज़ होता है, समझे? क्या होता है? 3 सोडियम आयन आउट हो जाते हैं और 2 पोटेशियम आयन अंदर हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर विच कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट एट। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो क्या करता है? मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर का। कहाँ प्रेजेंट होता है बताइए? पॉन्स ऑफ द ब्रेन, थैलेमस की स्पाइनल कॉर्ड की राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। कहाँ प्रेजेंट होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर? इज प्रेजेंट इन द एट द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन। कहाँ प्रेजेंट होता है? पॉन्स रीजन में प्रेजेंट होता है। कौन सा? न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो क्या करता है? मॉडरेट करता फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है? पॉन्स रीजन में प्रेजेंट होता है ब्रेन के। और जो न्यूरो सिग्नल्स होते हैं फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। जो न्यूरो सिग्नल होते हैं सेंटर पर, वो क्या करते हैं? इंस्पिरेशन के क्या करते हैं? इंस्पिरेशन को रिड्यूस करते हैं। मतलब जो सांस लेने की प्रोसेस होती है उसको रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी रेट में कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी क्या रेट क्या होता है? अल्टर हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ अ नर्व एक्सॉन बिफोर एक्साइटेशन इज नोन एज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द नर्व एक्सॉन। नर्व एक्सॉन के आउटसाइड और इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है बिना एक्साइटेशन के पहले, तो वो कौन सा पोटेंशियल होता है बताइए? रेस्टिंग एक्शन, स्पाइक या फिर रिएक्शन, वो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है आउटसाइड और इनसाइड द नर्व एक्सॉन के बिफोर एक्साइटेशन, वो होता है रेस्टिंग पोटेंशियल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हमें इसमें क्या बताना है कि कौन सा कहाँ जाएगा, मतलब कि पाथ बताना है रिफ्लेक्स आर्क का। तो आपको दिमाग में होगा ही, वैसे याद करना पड़ेगा पाथ कहाँ से होता है। डायग्राम बना है, सेंसरी स्टिमुलस से डेंड्राइट फिर एक्सॉन। क्या होता है? सेंसरी स्टिमुलस से डेंड्राइट फिर एक्सॉन, SDA सड़ा, SDA। ठीक है, आपको एक बात बताता हूँ, मतलब कि एक बात बताता हूँ इसमें। डेंड्राइट जो सेंसरी न्यूरॉन के होते हैं वहाँ से इम्पल्स निकलता है, वहाँ से जाता है एक्सॉन में, सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन में, जो कहाँ होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं। फिर डेंड्राइट ऑफ द मोटर न्यूरॉन में आता है, फिर एक्सॉन ऑफ द मोटर न्यूरॉन में आता है, और फिर अफेक्टर ऑर्गन में आता है।
मैं फिर से बताता हूँ, जो इम्पल्स होते हैं वो डेंड्राइट ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन से आते हैं, निकल जाते हैं। फिर एक्सॉन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन में जाते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। फिर डेंड्राइट ऑफ द मोटर न्यूरॉन में जाते हैं। फिर एक्सॉन ऑफ द मोटर न्यूरॉन में जाते हैं एंड देन इफेक्टर ऑर्गन में जाते हैं। ये पाथ होता है रिफ्लेक्स आर्क का, ठीक है। एक इफेक्टर न्यूरॉन जो कि क्या होता है, रिसेप्टर का काम करता है, और एंड वन डिफरेंट न्यूरॉन विच एक्ट एज इफेक्टर टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन पाथवे। एक एफरेंट न्यूरॉन जो रिसेप्टर की तरह काम करेगा, और एक डिफरेंट न्यूरॉन जो इफेक्टर की तरह काम करेगा, दोनों कॉन्स्टिट्यूट करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। आप जानते हैं कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, ठीक है। जब एक दोनों हाथ जब मिलेंगे तब ताली बजती है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी नर्व जो इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं कभी भी एक साइड से नहीं हो सकते, तो दोनों साइड से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आपकी एकता ही आपको बहुत आगे तक ले जाएगी, ध्यान रखिएगा। और एक बात और बताऊँ, कभी भी ज़िंदगी में ऐसे दोस्त का साथ मत छोड़िएगा जो आपका बचपन से साथ दे रहा हो, जिसके साथ आपकी सफलता में हो, जिसने आपको सफल कराने में अपना हक जमाया हो, मतलब कि आपकी हेल्प कराया हो, उसका साथ कभी ज़िंदगी मत छोड़िएगा, क्योंकि ऐसा मित्र कभी ज़िंदगी में मिलेगा नहीं आपको दोबारा। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो बैक टू द क्वेश्चंस। तो ऐसा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंसरी स्टिमुलस से डेंड्राइट फिर एक्सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मैमेलियन ब्रेन डिफर्स फ्रॉम एन एम्फीबियन ब्रेन। मैमेलियन ब्रेन जो होता है एम्फीबियन ब्रेन से किस में डिफर होता है? ऑल्फैक्टरी लोब, हाइपोथैलेमस, कॉर्पस कैलोसम, सेरिबेलम। बताइए। एम्फीबियन ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब भी होता है, ऑल्फैक्टरी लोब भी होता है, हाइपोथैलेमस भी होता है, सेरिबेलम में होता है, लेकिन कॉर्पस कैलोसम नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉर्पस कैलोसम। क्या होगा करेक्ट आंसर? कॉर्पस कैलोसम। जस्ट अ सेकेंड। कॉर्पस कैलोसम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कॉर्पस क्या होता है? कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट होता है कहाँ पर? मैमेलियन ब्रेन में, जो एम्फीबियन ब्रेन में नहीं होता है। कॉर्पस कैलोसम एक प्रकार का थिक वाइट बैंड होता है जो सेमी सर्कुलर होता है नर्व फाइबर्स का, जो इंटरकनेक्ट होता है दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, जो कहाँ पाया जाता है? मैमल से पाया जाता है। मैं फिर से बताता हूँ, कॉर्पस कैलोसम थिक वाइटिश बैंड होता है सेमी सर्कुलर नर्व फाइबर का, जो इंटरकनेक्टिंग होता है दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, और कहाँ पाया जाता है? मैमल से पाया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कॉर्पस कैलोसम। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन मैन। मैन में स्पाइनल नर्व कितनी होती हैं? 27, 31, 37, 47 कितनी होती है? बताओ। नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन मैन। मैन में कितनी स्पाइनल नर्व होती हैं? बताओ। 5। बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए मैं बताता हूँ। मैन में 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व होती हैं। कितनी होती हैं? 31 पेयर्स, ठीक है। और जो रैबिट में कितनी होती है? 37। रैबिट में होती हैं 37 पेयर्स, ओके। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रहा है, वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट, यह क्यों कठिन है, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर ऑब्जेक्ट इन डार्क और इन नाइट। नाइट में रेड और ग्रीन कलर ऑब्जेक्ट को डिफ्रेंशिएट करना क्यों डिफरेंट है? ऑप्शन नंबर ए, रॉड्स वर्क वेल ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, कोन्स वर्क वेल ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, रॉड वर्क्स वेल ड्यूरिंग नाइट टाइम और कोन वर्क्स वेल ओनली ड्यूरिंग नाइट टाइम। बताइए क्यों डिफ्रेंशिएट करना डिफ़िकल्ट होता है? बताइए। देखिए मैं बताता हूँ, वो इसलिए होता है क्योंकि कोन्स जो होती हैं वो केवल काम करती हैं दिन में। कोन्स जो होती हैं वो कब काम करती हैं? दिन में। और रॉड्स होती हैं तो नाइट में काम करती हैं, ठीक है। इसलिए डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि कोन्स दिन में काम करती हैं। अब आपको कोन्स के बारे में कुछ बताता हूँ। इसमें
कौन सा करती हैं, ऑपरेट करती हैं ब्राइट लाइट को, जो एक्टिव होती है ड्यूरिंग द डे टाइम और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। कौन सा करती हैं, कौन सा करती हैं एक्टिव डे टाइम में, डे टाइम में एक्टिव होती हैं, ठीक है। और जो ऑपरेट करती हैं ब्राइट लाइट को, जो डे टाइम में एक्टिव होती हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एक्टिव होती हैं। ये इसलिए क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इसी वजह से पर्सन क्या होता है, डार्क नाइट में रेड और ग्रीन लाइट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, ठीक है। क्योंकि कौन क्या करते हैं, डे में करती हैं ये चीज़ें, नाइट में नहीं करती हैं। अब वो क्या करते, इसने क्वेश्चन में पूछा कि नाइट में क्यों नहीं करता, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहा है, ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट के दौरान हाइपोथैलेमस ऑफ पर्सन इज डैमेज, पर्सन का हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाता है। कौन सा फंक्शन इसको इम्पेयर्ड इन सच अ पर्सन, कौन सा फॉलोइंग फंक्शन है जो क्या होता है, इम्पेयर्ड होता है, कौन किसकी वजह से प्रॉब्लम हो, क्या प्रॉब्लम होगी सकती है, बताइए। डिसीजन मेकिंग एंड मेमोरी में, कि स्पीच एंड वॉलंटरी मूवमेंट्स में, कि रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड सिंथेसिस ऑफ वैसोप्रेसिन में, कि मोटर फंक्शन एंड हार्मोनल रिलीज ऑफ द पाइनेल ग्लैंड में। ये प्रॉब्लम होगी रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड सिंथेसिस ऑफ वैसोप्रेसिन में। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, और बॉडी के टेम्परेचर के साथ साथ ईटिंग, ड्रिंकिंग, इन सबको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। और अगर हाइपोथैलेमस ही डैमेज हो जाएगा तो अब वो एक साथ करता है, वो क्या करता है, रेगुलेशन करता है सेक्सुअल बिहेवियर को, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस को भी क्या करता है, मतलब इसमें वो करता है, कंट्रोल करता है, और मोटिवेशन को भी कंट्रोल करता है। तो इन सब को कंट्रोल करता है। इसी वजह से अगर हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या होगा, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड सिंथेसिस ऑफ वैसोप्रेसिन, इसमें इम्पेयरनेस आएगी, मतलब ये ढंग से फंक्शंस नहीं कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आया समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स थ्रू द नर्व फाइबर इज ड्यू टू द फैक्ट। यूनिट डायरेक्शनल नर्व ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स है नर्व फाइबर से, ये इज ड्यू टू द फैक्ट, किसके कारण बताइए। ऑप्शन नंबर ए, नर्व फाइबर इज इंसुलेटेड बाय द मेडुलरी शीथ। ऑप्शन नंबर बी, सोडियम पंप स्टार्ट्स ऑपरेटिंग ओनली एट द साइटोन एंड देन कंटिन्यूज इनटू द नर्व फाइबर। ऑप्शन नंबर सी, neurotransmitter are released by the dendrites and not by axon endings. Option number D, neurotransmitters are released by the axon endings and not by dendrites. कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसका, चलिए मैं बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड बाय द एक्सॉन एंडिंग्स एंड नॉट बाय डेंड्राइट्स। न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से रिलीज होते हैं, एक्सॉन एंडिंग से, जो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन बनाते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स की और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की, जो क्या कहता हूँ, मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। मैं फिर से बताता हूँ, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं एक्सॉन एंडिंग से, जो क्या करते हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स की और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन बनाते हैं इसकी, जो कि क्या करते हैं, मेम्ब्रेन बनाते हैं विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। ये डेंड्राइट से नहीं रिलीज होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी यार, लाइक तो करते हो बीच बीच में, और हाँ नए होगा चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एसोसिएशन एरियाज ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के एसोसिएशन एरियाज से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, दे आर लार्ज रीजन दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन। दे आर लार्ज रीजन्स, वे बड़े रीजन्स हैं जो ना ही क्लियरली सेंसरी हैं ना ही मोटर फंक्शन में, ठीक है। दूसरा है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिकेशन एंड मेमोरी, क्या के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कम्युनिकेशन और मेमोरी के। तीसरा, दे कंट्रोल सेवरल इमोशंस एंड रिएक्शन, क्या करते हैं, सेवरल इमोशंस और रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, या फिर बोथ ए एंड बी। अब देखिए, आपको पहले बताया था मैंने कि ऑल ऑफ दीज, बोथ एंड ए एंड बी और नन ऑफ दीज, जरूर ध्यान रखिएगा इसमें क्या सभी क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। कन्फ्यूज़ किया ना मैंने आपको,
लेकिन आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन वो है ए एंड बी, दोनों ए और बी दोनों करेक्ट एसोसिएशन एरियाज़ के हिसाब से, ठीक है। और एक बात और बताता हूँ इसमें आपको, सेरेब्रल कॉर्टेक्स रीजन होता है वो, उसे कहते हैं एसोसिएशन एरिया, जो रिस्पॉन्सिबल होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए, जैसे इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी और कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको आंसर बता ही दिया वैसे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। दे आर लार्ज रीजन्स दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शंस। एसोसिएशन ना ही पूरी तरह सेंसरी होते हैं और ना ही मोटर होते हैं फंक्शन में, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कम्युनिकेशन और मेमोरी के। वही मैंने आपसे कहा कि सेरेब्रल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, रीजन होती है, उसे हम कहते हैं एसोसिएशन एरिया, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए, जैसे इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी और कम्युनिकेशन के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द स्पेस बिटवीन अरेकोनॉइड एंड पायामीटर। पायामीटर और अरेकोनॉइड की स्पेस को क्या कहते हैं? इनके स्पेस को कहते हैं सब अरेकोनॉइड स्पेस। पायामीटर और अरेकोनॉइड के स्पेस को कहते हैं सब अरेकोनॉइड स्पेस। ड्यूरामीटर इज द आउटर लेयर, पायामीटर इज द इनर लेयर एंड और कौन से थे? ड्यूरामीटर, पायामीटर और अरेकोनॉइड इज द मिडल लेयर, ठीक है। और जो स्पेस होता है अरेकोनॉइड और पायामीटर के बीच में उसे कहते हैं सब अरेकोनॉइड स्पेस। ये स्पेस फिल्ड होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। किससे फिल्ड होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। और जो ड्यूरामीटर होती है आउटर लेयर, वो टफ होती है, डेंस होती है और फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है जो प्रोटेक्ट करती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, बी, सब अरेकोनॉइड स्पेस। काहे से फिल्ड होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। किससे? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है मीनिंग्स का आउटर टू इनर साइड में। अभी बताया आपको मैंने कि ड्यूरामीटर आउटर, पायामीटर इनर और अरेकोनॉइड इज द मिडल। सॉरी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला होगा। अरेकोनॉइड इज द मिडल, ये क्या? आउटर, ये मिडल, ठीक है, ये है इनर, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पार्ट ऑफ ब्रेन कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। कौन सा पार्ट स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है? पॉन, मेडुला, सेरेब्रम या फिर सेरेबेलम। मेडुला ऑब्लांगेटा इज कनेक्टेड टू द ब्रेन। द पार्ट मेडुला ऑब्लांगेटा ऑफ द ब्रेन कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है वो कनेक्ट होता है मिड ब्रेन ऑफ द पोन्स, इसको मिड ब्रेन ऑफ द पोन्स से कनेक्ट होता है और सेरेब्रम से बाय द इंफेरियर सेरेबेलर पेडंकल से, ठीक है। और किससे कनेक्ट होता है? सेरेबेलम से। किसके द्वारा? सेरेबेलर पेडंकल से। लेकिन जो कनेक्टेड होता है स्पाइनल कॉर्ड से वो क्या होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा, ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। तो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड ऑल क्वेश्चंस। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फाइनली चाहते चाहते यही बोलूँगा कि लर्न एवरीडे हमेशा यही रहेगा और आंसर भी यही रहेगा, और रोज़ करना है आपको, तभी करते रहिए तभी आप सफल पाएंगे। सफलता पानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, अगर सफलता पानी है तो पसीना तो बहाना पड़ेगा, बिना पसीना बहाए सफलता नहीं हासिल होती है। और बिना पसीना का जो सफलता हासिल होती है उस सफलता कोई महत्व तो नहीं होता है, वो ज़्यादा समय के लिए सफलता होती नहीं है, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर पाइएगा, सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। तो अगला सेशन लाएंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर, तो बने रहिए हमारे साथ। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर है, सॉरी, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन पर, नॉट केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन पर। तो बने रहिए हमारे साथ संजीव कुमार नीट प्रिपरेशन पर। और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।